और जानने की कोशिश करते हैं जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किसके बारे में भाई? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, अगर मैं गुड्स और सर्विसेज टैक्स की बात करूं तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि जो जीएसटी है वो भारत में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया। तो आपको याद होना चाहिए, जीएसटी को भारत में विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन या एडवाइस पर लाया गया। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें कि जीएसटी को जब भी हम, ध्यान रखिएगा एक बात, जब भी हम कोई नया टैक्स इंपोज करते हैं, जब भी हम कोई नया टैक्स इंपोज करते हैं तो हम उसे मनी बिल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 110 के बिहाफ पर मनी बिल लाया जाता है, हाँ या ना? और इसी के आधार पर जो जीएसटी आया, जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 122वां 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। क्या लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसके माध्यम से, अब प्रश्न आपके मन में है कब लाया गया? 2014 में लाया गया, जिसके माध्यम से 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, जिसके बिहाफ पर भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करा गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, जीएसटी लागू होने की ये डेट नहीं थी। जीएसटी लागू होने की पहले जो डेट निर्धारित की गई थी वो थी 1 अप्रैल 2017, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसे एक्सटेंड किया गया या इसे बढ़ाया गया। आई होप सो गाइज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोबडी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे क्लियर ना हुआ हो, जल्दी से बता दे। चलिए, अब प्रश्न क्या होता है उस बात को हम लोग समझने का कार्य करते हैं। अब प्रश्न ये बनता है माय डियर, क्या प्रश्न ये बनता है कि सर जीएसटी तो आ गया, अब हमें ये बता दीजिए कि जीएसटी को हमने कहां के मॉडल से लिया है, कैसा जीएसटी है, क्या है, और जीएसटी में कौन कौन से टाइप के टैक्सेस हैं, कौन कौन सी स्लैब्स हैं, कुछ इसके बारे में चलिए समझ लीजिए। अगर मैं आप सभी से बात करूं जीएसटी के बारे में, सुनिएगा बड़े गौर से। भारत में, मतलब कहने का, इंडिया में जो जीएसटी लाया गया या जो जीएसटी अडॉप्ट किया गया वो ड्यू मॉडल ऑफ जीएसटी है, जो कि हम लोगों ने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। दूसरी बात समझिएगा, जीएसटी के अंतर्गत यहां पर 3 टाइप के टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। जैसे 3 टाइप के जो डिविजन्स हैं, टैक्स स्लैब मत बोलिए, डिविजन्स बोलिए इनको। पहला कहा गया है सीजीएसटी, दूसरा कहा गया है एसजीएसटी, तीसरा कहा गया है आईजीएसटी। अब सीजीएसटी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सी? यहां पर एसजीएसटी का मतलब क्या है और आईजीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब हर जगह वही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
लेकिन सी का मतलब जो है वो है सेंट्रल जीएसटी, एस का मतलब जो है वो है स्टेट जीएसटी, और आई का मतलब जो है वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी। बात क्लियर। अब बात आती है कि जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स स्लैब है वो कौन कौन सी है। टैक्स स्लैब मैं आपको बता दूं, जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स स्लैब्स है वो पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्लैब अपने भारत में है, प्यारे भारत में। यहां पर 5% का जीएसटी, 12% का जीएसटी, 18% का जीएसटी और 28% का जीएसटी, ये सबसे बड़ा टैक्स स्लैब है जीएसटी का। इसमें आपके लग्जीरियस आइटम्स आते हैं, लग्जीरियस गुड्स आते हैं, जो भी लग्जरी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी 28% में है। अच्छा, यहां पर एक और रखा गया है जिसे कहा गया है 0%, इसे नाम दिया गया है यूनिवर्सल टैक्स। यूनिवर्सल इसलिए कहा गया क्योंकि 0% से कोई इंपैक्ट पड़ता तो है नहीं, है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, दैट इज द थिंग। अच्छा, अब बात ये बनती है, प्रश्न ये होता है कि सर जीएसटी सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया था? सर जीएसटी काउंसिल क्या होती है, उसमें मेंबर कितने होते हैं? सर चेयरमैन कौन होता है? सर मुख्यालय क्या है? तो इन बातों पर भी मैं थोड़ी सी आपको गौर फरमा देता हूं। कई बार क्वेश्चन रहा है जीएसटी काउंसिल का, इसलिए बता दे रहा हूं। कहते हैं जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं, इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, चेयरमैन वही होगा जो देश का फाइनेंस मिनिस्टर होगा। चेयरमैन वही होगा जो देश का फाइनेंस मिनिस्टर होगा। अब इस समय देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? यू नो वेरी वेल, दैट इज निर्मला सीतारमण। तो ये जीएसटी काउंसिल की क्या है? चेयरपर्सन है। जीएसटी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 33 होंगे। क्या होंगे? जीएसटी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 33 होंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अक्सर आप एक शब्द सुनते हैं जिसे कहा जाता है कोरम, या हिंदी में इसे कहते हैं गणपूर्ति। ये शब्द पॉलिटी में बहुत आप पढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं कोरम की बेसिकली बात करूं या गणपूर्ति की मैं बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ हाउस। किसी भी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या कोरम कहलाती है। अगर मैं ये हाउसेस की बात करूं, वी कैन टॉक अबाउट द लोकसभा, वी कैन टॉक अबाउट द राज्यसभा, वी कैन टॉक अबाउट द विधानसभा, वी कैन टॉक अबाउट द विधान परिषद ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट जो भी थिंग है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहां का 1/10 अलग होगा, यहां का 1/10 अलग होगा, लेकिन फ्रैक्शन हर जगह पर ये 1/10 ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? बात क्लियर हो गई? तो आपका प्रश्न ये तो पॉलिटी से क्लियर हुआ, लेकिन जब मैंने ये कहा कि ये बताओ मुझे यहां पर जीएसटी काउंसिल में कोरम क्या होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पे कोरम हमेशा 1/2 होगा। यहां पे कोरम हमेशा 1/2 होगा, ना कि 1/10 होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, व्यक्ति देखते ही खुश हो जाता है कि 1/10 1/10 1/10 बार बार आपने पढ़ा होता है,
और आप जैसे ही 1/10 करते हैं यहाँ पे, और ये गलत हो जाता है क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो कोरम की रिक्वायरमेंट है दैट इज 1/2। बात क्लियर? नाउ अब हम जो डिस्कस करेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे कि अगला पॉइंट क्या बनता है आप सभी के एग्जाम में, कंपोनेंट ऑफ बजट में। अब हमने यहां से दो बातें तो जान ली, टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट भी जान गए, इनडायरेक्ट भी जान गए, बोलो यस और नो। नॉन टैक्स में क्या आता है ये हमें जानना होगा। मैं आपसे कह दूं नॉन टैक्स में चालान, चालान क्या है, नॉन टैक्स का हिस्सा है, नॉन टैक्स में आता है। मैं आपसे कह दूं फाइन, नॉन टैक्स का हिस्सा है। मैं आपसे कह दूं ग्रांट एड, एड्स या एड क्या है, बोलिए, नॉन टैक्स का हिस्सा है। मैं आप सभी से कह दूं यहां पर क्या कह दूं, बताइए जल्दी से, टेल मी फास्ट। मैं आप सभी से कह दूं चौथा पेनल्टी, दीज आर द पार्ट ऑफ थिंग्स। चालान क्या है, चालान, कार से जा रहे थे, सीट बेल्ट नहीं लगाई, पुलिस वाले अंकल ने देख लिया, चालान कर दिया, ये सुनो, गाड़ी चालान कर दी। फाइन लिखा था यहां पर ये कार्य करना कानूनन अपराध है, पर आपने उस जगह वही कार्य कर दिया, इतना फाइन लगेगा, देना पड़ गया। कोई प्रलय आ गई, कोई समस्या आ गई तो ग्रांट ऐड हुए। पेनल्टीज, समय पर कार्य पूरा नहीं किया तो पेनल्टी देनी पड़ गई। जैसे LIC का आपने देखा होगा, अगर आप LIC का प्रीमियम उसकी समय अवधि में नहीं देते हैं तो उस समय अवधि के बाद आपके ऊपर कुछ पैसे के रूप में पेनल्टी इंपोज होती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर बिलोंग्स टू नॉन टैक्स। ये किसका हिस्सा है, नॉन टैक्स का हिस्सा है। आई होप सो आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा, बहुत इजी है ये। अब मैं आपसे बात करूंगा, ये तो बात थी हमारी आपसे रेवेन्यू रिसिप्ट पर, राजस्व प्राप्ति पर। अब हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। दोनों बातों को बड़े गौर से सुनिएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो चीजें हुआ करती थी, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो हमने प्लान किया उसमें हम खर्च करेंगे। जैसे हमने पंचवर्षीय योजनाएं हम लाते थे, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लाती थी गवर्नमेंट, उसमें प्लानिंग होती थी, इतना 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 एलोकेशन इतने इतने जगह पे दिया तो खर्च करती थी। नॉन प्लान्ड, हमने ये थोड़ी ना कहा था कि कोरोना आ जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, नहीं कहा था। हमने ये नहीं सोचा था कि लड़ाई होगी किसी से तब हम ऐसा करेंगे, नहीं सोचा था। क्योंकि नॉन प्लान्ड में क्या होता है, नॉन प्लान्ड में आपका वॉर आ गया, नॉन प्लान्ड में कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, नॉन प्लान्ड में कोई पेंडेमिक आ गया, या नॉन प्लान्ड में कुछ ऐसी प्रलय आ गई और अर्थक्वेक आ गया, जो नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ घट गया जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं वहां एलोकेशन दूंगा। तो ये पहले अलग अलग होते थे। कब अलग अलग होते थे, 2016 से पहले। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इट मींस बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन दोनों को एक दूसरे में विलय कर दिया और सारा का सारा कह दिया दीज आर द पार्ट ऑफ ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चाहे वो प्लान्ड हो और चाहे वो नॉन प्लान्ड हो।
क्या मैंने कहा? चाहे वो प्लान्ड हो और चाहे वो नॉन प्लान्ड हो, सारे के सारे को एक साथ मिला दिया। कब मिलाया? इन 2016। कब मिलाया माय डियर? इन 2016। कब मर्ज किया? इन 2016। तो प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आया जरूर करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए अगली बात को समझने के लिए तैयार रहिए। क्या तैयार हो जाइए अगली बात समझने के लिए? यह है पूंजी प्राप्ति। यह क्या है? पूंजी प्राप्ति। और यह है आपका पूंजी व्यय। ये पूंजी प्राप्ति हो गया और ये पूंजी व्यय हो गया। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट दो भागों में है, डेट रिसिप्ट एंड नॉन डेट रिसिप्ट। और मैं आपसे कहूं व्हाट डू यू मीन बाय डेट रिसिप्ट? जो हमारी डेट रिसिप्ट है, जो हमारी डेट रिसिप्ट है वो क्या है, और जो हमारा नॉन डेट रिसिप्ट है वो क्या है? तो मैं आपसे बहुत सिंपल वे में कह सकता हूं डेट रिसिप्ट के रिस्पेक्ट में। समझिएगा मेरे दोस्तों, सरकार ने आरबीआई से पैसा ले लिया उधार। सरकार ने कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी लॉन्च कर दी, जिससे सरकार ने मार्केट से पैसा निकाल लिया, ले लिया। या गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया मार्केट से, किसी भी माध्यम से बोरोइंग्स कर ली। या गवर्नमेंट ने पीएफ के पैसे को यूज कर लिया। पीएफ का पैसा किसका है? मेरा थोड़ी, मेरा है। अब जो प्राइवेट है उसका होता है, जो गवर्नमेंट होता है उसका भी होता है, पर सबका हुआ तो जरूरी नहीं है। बोलिए, पीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, बोलिए। तो पीएफ भी किसका है? हम लोगों का है। जब डिमांड होगी तो देना पड़ेगा। बोरोइंग्स जो कि दिए, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी टाइम पूरा होगा देना पड़ेगा। तो ये तो डेट हो गया। चौथे के बाद जो पांचवा हिस्सा है ये है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोरोइंग्स क्या होती हैं? एक्सटर्नल बोरोइंग में क्या होगा? एक्सटर्नल बोरोइंग्स में क्या होगा? यहां पर सरकार विभिन्न विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, क्या मैंने कहा? विभिन्न विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसा बोरो कर लेगी, ले लेगी, लोन ले लेगी, डेट ले लेगी। अब आप कहोगे जैसे मेरे तो समझ नहीं आया सर। जैसे मैं कह दूं सरकार ने आईएमएफ से लोन ले लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा ले लिया, जैसे सरकार ने वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, बोलो, जैसे सरकार ने एडीबी से पैसा ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जैसे सरकार ने न्यू डेवलपमेंट बैंक से पैसा ले लिया, बोलिए। तो ये वो माध्यम है जहां से सरकार, ये वो इंटरनेशनल लेवल पे ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट को डेट दे देंगे। तो ये वो माध्यम है जो कि डेट रिसिप्ट का माध्यम है। किसका माध्यम है? डेट रिसिप्ट का माध्यम है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो सरकार लोन ले रही है, डेट ले रही है, वो सरकार अपने घर तो नहीं ले जा रही होगी। क्या कर रही होगी? इन्वेस्ट ही तो कर रही होगी, एक्सपेंडिचर ही तो कर रही होगी। किसके ऊपर? आपके ऊपर। अब जैसे मैं बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दे दूं आपको कि अभी वर्तमान स्थिति में जिस जिस देश से गवर्नमेंट कुछ भी ले रही है, पैंडेमिक की स्थिति में गवर्नमेंट अगर किसी देश से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर ले रही है, जैसे 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गवर्नमेंट ने, तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर डेट लेती है तो क्या है? वो खर्च किसके ऊपर कर रही है? अपने ऊपर नहीं कर रही है, पूरे देश के ऊपर कर रही है, सभी के ऊपर कर रही है। यस और
तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, गवर्नमेंट के पास दूसरा रास्ता क्या है? डेट ना लेना पड़े, लोन ना लेना पड़े, ऋण ना लेना पड़े, इंटरनेशनल डेट ना लेने पड़े या नेशनल डेट ना लेने पड़े। क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता तो यह है जो हम लोगों ने अपने शायद घरों में देखा हो कि कई बार मम्मी को अच्छा नहीं लगता था पर पापा को पैसे की बहुत जरूरत होती थी, तो मम्मी कहती थी एक काम करो, या तो ये मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी है इसको जाके गिरवी रख दो और पैसे ले लो, बाद में छुड़ा लेंगे। एक तो ये माध्यम था, पर वो माध्यम तो यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ गया या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। भाई छोटी अवधि के लिए गिरवी रखा है, मतलब छोटी अवधि के लिए सरकार ने सिक्योरिटी इशू की है, बाद में जब सिक्योरिटी वापस होगी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, वो भी इंटरेस्ट के साथ में, और वहां गोल्ड स्मिथ को भी इंटरेस्ट देना होता था। यहां पे नॉन डेट रिसिप्ट में आप क्या कर सकते हैं? तो मम्मी ने फिर क्या कहा, एक काम करो, मेरे नाम जो वो प्लाट है या मेरे नाम वो जो खेत है, वो इतना बड़ा खेत है, एक काम करो उस खेत का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा भाग बेच दो, जितने में तुम्हारा काम हो जाए और तुम्हें किसी से डेट भी नहीं लेना है, लोन भी नहीं लेना है, मांगना भी नहीं है, वापस भी नहीं करना है, टेंशन भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ऐसा क्या करे? गवर्नमेंट ऐसा ये करे मेरे दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन द मीन्स जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अगर मैं उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करूं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, मैं उसमें ओएनजीसी की बात करूं, मैं उसमें एनटीपीसी की बात करूं, मैं उसमें बीपीसीएल की बात करूं, मैं उसमें सेल की बात करूं, मैं उसमें गेल की बात करूं, मैं उसमें जिसकी भी बात करूं, इन सारी कंपनियों में सरकार अगर अपनी थोड़ी थोड़ी भी हिस्सेदारी बेच देगी तो उसे डेट नहीं लेना पड़ेगा और ना वापस करना पड़ेगा, तो वो यहां से भी पैसा क्या कर सकती है? बताइए, ला सकती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, इसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकार हर बजट में, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को, तो मैंने आप सभी को बताया था कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखे थे कि 2.1 लाख करोड़ 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, बट ड्यू टू कोविड-19 गवर्नमेंट 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई। गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्ट कर पाई वो 15,220 करोड़ रुपए का ओनली कर पाई। मतलब अभी बहुत बड़ा रिमेनिंग अमाउंट बाकी है फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पर जब अगर मैं आप सभी से बात करूं, तो अगर यहां पे अपनी हिस्सेदारी बेचती है सरकारी कंपनियों में, चाहे वो LIC हो या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, कंटेनर्स इंडिया लिमिटेड हो या BPCL हो, जो भी है, पवन हंस हो, एयर इंडिया हो, अगर यहां पे वो अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसी शब्द को, हिस्सेदारी बेचने वाले टर्म को ही कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो नॉन डेट रिसिप्ट में आप कह सकते हो कि अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो भी बेहतर है, क्योंकि उसे किसी से डेट नहीं लेना होगा। बात क्लियर? और वो सारे काम भी अपने कर पाएगी। सो गाइस, आई होप सो कि आपको ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो पोर्शन रह गया है माय डियर, वो ये पोर्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। सरकार यहां से फंड रेज कर रही है तो खर्च कहां करेगी? सरकार इस जगह से या तो डेट ले रही थी या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी, सरकार फंड रेज कर रही थी। अगर सरकार फंड रेज कर रही है
तो आपको पता होना चाहिए वो खर्च कहां करेगी। सरकार जो फंड खर्च करेगी माय डियर, मान लीजिए मैंने कहा उसने नेशनल हाईवे बना दिए, नेशनल हाईवे बनाए, ब्रिजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए एंड मैनी मोर थिंग्स, जो बनाई, जो खर्च की, किसके लिए? फॉर पब्लिक, जनता के लिए। तो ये है ना एक्सपेंडिचर। सरकार थोड़ी पढ़ने जाएगी कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बोलो ब्रिज, हाईवेज एक्सेट्रा। तो ये वो माध्यम है जहां पर सरकार अपने पैसा इन्वेस्ट कर रही है या एक्सपेंडिचर कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्मार्ट सिटीज बनाई, अमृत सिटीज बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाउसेस बनाए, मैनी मोर थिंग्स जहां खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट। अब आपने अगर इस बार सुना हो, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 750, जो इस बार का बजट है उसमें कहा है 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाएंगे, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाएंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे पढ़ने आएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है हिल एरियाज में हम 48 करोड़ रुपए लगा करके एक स्कूल बनाएंगे, जबकि प्लेन एरिया में हम 38 करोड़ रुपीस के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप सोच सकते हैं 750 स्कूल बनने में मल्टीप्लाइड बाय, अगर एवरेज आप वैल्यू ले ले 48 और 38 का एवरेज अगर देखें तो आपका कितना हो जाएगा माय डियर? दैट इज 80 के आसपास का। तो 40 करोड़ रुपए एक स्कूल बनाने में लगेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 750, तो कितना बड़ा अमाउंट हो गया जो सरकार इन्वेस्ट करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी स्कूल बनाने में। बोले यस और नो। फिर कॉलेजेस भी हैं, रिसर्च सेंटर्स भी हैं, नेशनल फाउंडेशन रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो सारी जगह कैपिटल क्या कर रही है सरकार? एक्सपेंडिचर कर रही है। अगर वो कहीं से रेज कर रही है तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर रही है। तो सो गाइज, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ बजट। ये बजट के कंपोनेंट थे जो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला हमारा क्या पॉइंट बनता है और क्या कह रहा है। अभी मैंने आपको कुछ टैक्सेस बताए थे, डायरेक्ट टैक्सेस भी बताए थे और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बताया था। अब अपने देखिए क्या बताया था। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो ये डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स लग रहा है, वेल्थ टैक्स अब खत्म हो गया, कॉर्पोरेट लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? आपके मन में अब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये लग रहा था, अब खत्म हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसके आगे क्रॉस का निशान है वो कट चुका है, नहीं लगता, पहले लगता था, पर है तो डायरेक्ट टैक्स ही। अच्छा, इनहेरिटेंस टैक्स है क्या? जैसे मैंने सिंपल सी बात कही, जैसे आप गए और आपको जमीन लेनी है, और आप जमीन लेने के लिए गए, अगर जमीन को आपको परचेज करना है, जमीन परचेज करनी है तो आपको स्टैम्प चाहिए, और जब आपने स्टैम्प खरीदे तो स्टैम्प जब आप खरीदोगे तो उस पर अगर वो 100 का है तो वो शायद 110 112 का मिलता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, सेम अमाउंट का नहीं मिलता है। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ना, इट इज अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स। कौन सा? इनहेरिटेंस टैक्स। जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है उसे किस पर? स्टैम्प पर जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स। बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी हो तो आप बता सकते हैं कि सर हमें परेशानी है। बोलो, क्लियर इतनी बात? अब प्रश्न होता है कि सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस हैं जो लगे थे पड़ोसी पर, देने पड़ गए आपको। जैसे हमने बताया सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज। अब आप कहोगे सर ये सारे तो सर हट गए हैं, तो मैंने भी आपको बताया था कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स हटाए जा चुके हैं, और हटाया किसने? जीएसटी ने। और अब कौन सा लग रहा है? ओनली जीएसटी लग रहा है। बोलिए,
इंटरटेनमेंट टैक्स किस पे लगा होता है? टैक्स लगा होता है मूवी पर। देता कौन है? हम और आप जैसे सभी लोग देते थे। देते थे कि नहीं देते थे? लेकिन अब कहां आ गया? अब आ गया है वो सारा जीएसटी के दायरे में। बात क्लियर? आपने कोई भी वस्तु ली, भाई एक्साइज ड्यूटी किसी राज्य से आई, किसी दूसरे देश से आई, तो आप देते थे, यस और नो? कस्टम एक्साइज देते थे, तो वो सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। अब क्या हो गया है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, या आप ऐसे कह लें कि जीएसटी हो गया, या आप ऐसे कह लें इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमूव्ड बाय जीएसटी। जीएसटी ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं और जान चुके हैं कि जीएसटी कितना स्लैब है, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। सबसे बड़ा टैक्स हमारे यहाँ है 28% का। ठीक, जीएसटी कौन कौन से इंटीग्रेटेड है? सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जीएसटी लागू कब हुआ ये भी हम जान चुके हैं, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। हालांकि लागू होने की जो डेट पहले डिसाइड की गई थी वो 1 अप्रैल 2017 थी। हालांकि यहाँ किसी कारणों के चलते ये लागू नहीं हो सका था, जिसे आगे बढ़ा दिया गया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, भाई जीएसटी जब आया था तब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो एफएम थे हमारे देश के, वो अरुण जेटली जी थे। कौन थे भाई? मिस्टर अरुण जेटली थे। और जो हमारे देश के फाइनेंस आपके राष्ट्रपति थे या प्रेसिडेंट थे, वो थे प्रणब दा। प्रणब दा कह लीजिए या आप प्रणब मुखर्जी कह लीजिए, वॉटेवर। तो दोनों ही ये हस्तियां, दोनों ही बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बजट से रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे पहला टर्म है, यहां पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आर्टिकल नंबर 110। आर्टिकल नंबर 110 कहता है मनी बिल। क्या कहता है? मनी बिल। मैं आप सभी को बता दूं कि जो मनी बिल है, मनी बिल जब भी आएगा, क्या मैंने कहा? मनी बिल जब भी आएगा, इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। प्रायर इंफॉर्मेशन दी जाती है राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि मनी बिल लाया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 110 में साफ साफ लिखा गया है, मनी बिल्स आर दोज बिल्स विच कंटेन प्रोविजन डीलिंग विद द imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, the regulation of the borrowing or receipt, custody of the consolidated fund or the contingency fund of India। इसमें डिफरेंट चीजों के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, मनी बिल जो है ये लोकसभा में आएगा। कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। कौन लाएगा लोकसभा में? फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके पास होने की जो अवधि है वो जैसे ही लोकसभा में तो पास ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा के ही हैं और जिसकी सरकार होगी वो भी, जिसकी सरकार होगी, सिंपल सी बात समझिए, जिसकी गवर्नमेंट होगी उसी का फाइनेंस मिनिस्टर होगा। क्लियर है बात? तो वो जब ला रहे हैं तो उन्हें पहले से पता है कि मनी बिल आ रहा है, वो पास हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। दूसरा, जब ये राज्यसभा पहुंचेगा तो राज्यसभा के लिए कंडीशन है कि इसे आपको 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? पास ही करना है। अदरवाइज 15वें दिन जो 15th डे होगा, इट विल बी कंसीडर एज पास्ड। मतलब मनी बिल को राज्यसभा रोक नहीं सकती, उसे पास करना ही है विद इन 14 डेज। अदरवाइज 15th डे इट विल बी कंसीडर एज अ पास्ड। अच्छा, फिर बात क्या आती है? फिर बात यह आती है, फिर पहुंचेगा ये राष्ट्रपति जी के पास में, और राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी से भी कहा गया है कि आपको ये पास करना है विद इन 14 डेज।
क्योंकि ये आपके पास में प्रायर इंफॉर्मेशन है इसकी, हाँ या ना। अदरवाइज अगर आपने भी नहीं पास किया तो ये जो बिल होगा ये 15वें दिन, 14 दिन तक अगर आपने पास नहीं किया तो 15वें दिन ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये पास हो गया है या इसे पास मान लिया जाएगा। बात क्लियर। अब बात आती है, क्या सर राष्ट्रपति के पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो रिकंसीडर नहीं करा सकते? मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 111 में साफ साफ लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 111 में साफ साफ लिखा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट सेंड द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन इन द लोकसभा। कहने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति महोदय मनी बिल को रिकंसिडरेशन, पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। यह बात लिखी गई है और यह बात कही गई है। यह बात क्लियर हो गई। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की, दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट, आर्टिकल नंबर 117 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह कहता है फाइनेंस बिल। क्या कहता है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट के टैक्सेस के प्रपोजल्स होते हैं जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इमीडिएट आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जब बजट जैसे ही प्रेजेंट हो जाता है उसके जस्ट बाद, इमीडिएट उसके बाद में क्या आता है, हमारा फाइनेंस बिल आता है, जो कि आर्टिकल नंबर 117 के अंतर्गत लाया जाता है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट हैज टू पास द फाइनेंस बिल विद इन द 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। जिस दिन यह इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, उसके या उससे इंट्रोडक्शन से 75 डेज के अंदर अंदर या विद इन 75 डेज के अंदर अंदर आपको हर हाल में इसे पास करना ही होगा। इसे पास करना ही होगा। बोलिए, यह बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा, जो रिलेटेड है कंसोलिडेट फंड, कॉन्टीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड से। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बड़े आसान से चीजों को जानने का प्रयास करिएगा कि मैं यहां पे आपको और क्या बताने का प्रयास करने वाला हूं और क्या बताना चाहता हूं, इसे भी आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आप सभी से, आर्टिकल नंबर 266 का 1 जो है ये कहता है कि कंसोलिडेट फंड होगा, संचित निधि होगी। संचित निधि की अगर मैं बात करूं, देखिए बजटरी प्रोविजंस हैं, ये जो दिए हुए हैं बजटरी प्रोविजंस हैं। बजटरी प्रोविजंस में क्या होता है, सरकार या गवर्नमेंट पैसे ले रही होती है तो उन पैसों को कहीं खर्च कर रही होती है। यहां पर सरकार अगर पैसे लेगी तो पैसे खर्च करेगी, ऐसा नहीं कि ले लिए और आराम से जेब में रख लिए। तो ये जो कंसोलिडेट फंड है इसे संचित निधि कहते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 266 के 1 में बताया गया है। और कहा गया है, क्या कहा गया है सुनिएगा, कंसोलिडेट फंड जो होता है ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होता है। मतलब कहने का, जो भारत सरकार है ये इसके ऊपर कार्य करेगी, ये जब भी चाहेगी तब इससे फंड निकाल लेगी, पर उस फंड को खर्च करेगी, निकालने के बाद रखेगी नहीं कि जेब में डाल के घूम रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए। नहीं बाबू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नेवर। अच्छा, अब बात आती है कि सर इसमें है क्या, तो कहा गया है इंटाइटल्ड टू ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। बात क्लियर होगी पूरी? जल्दी से बताइए। अच्छा, 267 में बोला गया है कॉन्टीजेंसी फंड, इसको हिंदी में कहते हैं आकस्मिक निधि। जब हमारा पार्लियामेंट ना चल रहा हो, सपोज करिए, या पार्लियामेंट में कोई सेशन ना चल रहा हो, अगर सेशन नहीं चल रहा होगा तो गवर्नमेंट इस फंड को तो निकाल ही नहीं पाएगी, और जब निकाल नहीं पाएगी और भारत में आ गई त्रासदी, भारत में आ गया पेंडेमिक, भारत में हो गई कोई घटना जो नेचुरल डिजास्टर है, सरकार को पैसे देने हैं पर पार्लियामेंट चल नहीं रहा, हाउसेस चल नहीं रहे, सेशन चल नहीं रहे, तो पैसे कहां से देगी सरकार? यहां से तो दे ही नहीं पाएगी।
तब सरकार कहती है कॉन्टीजेंसी फंड जो होगा इसे आकस्मिक निधि कहते हैं भारत की। इसका कर्ता धर्ता भारत के राष्ट्रपति होते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। बात क्लियर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहेगी कि हमें जो नीड है वो आप हमें दे दीजिए, जो भी नीड हो, वॉट एवर द नीड, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ वो दे दीजिए। जैसे ही पार्लियामेंट ओपन होगा वैसे हम उतना ही पैसा इस फंड से निकाल करके इस फंड में डाल देंगे। मतलब आपसे जो लेंगे वो फंड आपको हम रिवर्स या वापस कर देंगे। क्या मैंने बोला? वो फंड हम आपको रिवर्स या वापस कर देंगे। आई होप सो आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये बात क्लियर ना हुई हो। बोलिए ये सर। तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज कैप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इनेबल द गवर्नमेंट टू मीट अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। तो ये समस्या है, ये आप डायरेक्ट ले लेंगे, वो आप डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे। अब आप कहें सर क्या इसका कोई अमाउंट होता है? तो आपको मैं बिल्कुल बता दूं, कॉन्टीजेंसी फंड जो है इसका स्टार्टिंग अमाउंट 500 करोड़ रुपए था। स्टार्टिंग अमाउंट का मतलब है जो कॉर्पस है, कॉर्पस का मतलब होता है इनिशियल कैपिटल, आधारभूत पूंजी इस फंड की 500 रुपए। लेकिन पिछले आपने 2 सालों में देखा, मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं 2019 से समस्याएं देश में चल रही हैं। कभी फ्लड, कभी बादल फटना, कभी ग्लेशियर टूटना, कभी कोई नेचुरल अदर डिजास्टर, अर्थक्वेक आना, कभी कोरोना आ गया, पेंडेमिक हो गया। और 2020 से तो अब 21 तक आप देख ही रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बार बजट में इस 500 करोड़ वाले कैपिटल को 30,000 करोड़ का बना दिया है। इस बार मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैंने कहा, कंसोलिडेट फंड, कॉन्टीजेंसी फंड के लिए गवर्नमेंट ने बजट में 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। किस लिए? क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं रहा, हाउसेस चल नहीं रहे, सेशन चल नहीं रहे, पैसा मिलेगा नहीं, कैसे कैसे चीजें मैनेज होंगी। देश में इतनी समस्याएं चल रही हैं, कहीं ऑक्सीजन खत्म है, कहीं कुछ और खत्म है, कहीं कुछ और खत्म है, कहीं कुछ और समस्या, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। सो इन सभी चीजों से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, कॉन्टीजेंसी फंड को, आप देख रहे हैं ना, कहां पर 500 करोड़ और कहां 30,000 करोड़। तो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? लगभग 6 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया। बात क्लियर है? जल्दी से बताएं, 6 गुने हो गए कि 60 गुने हो गए? जल्दी से बताओ, यस और नो, जल्दी से बोलो। दैट इज द पॉइंट ऑफ, ये 60 गुने से आसपास बढ़ा दिया। देखिए 50 गुणे 60, 2 जीरो, ये रहे 6 पंचे 30। तो ये 3,000 करोड़ तो बहुत बड़ा एक पॉइंट बढ़ा दिया गया है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि सरकार ने कॉन्टीजेंसी फंड को बहुत पैसा दिया इस बार। अच्छा, ये कोई सरकार अपने जेब में नहीं रखेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, न मन में आएगी सरकार ले जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर नियंत्रण किसका है? पूरा राष्ट्रपति का। ठीक, अच्छा, 266 का 2 क्या कहता है? पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया कंसिस्ट of all the public money received by the government other than those which are for credit to the consolidated fund of India। मेरी बात को समझिएगा, जैसे हम और आपका जो पैसा है या हमारे और आपका जो पैसा है डिफरेंट फॉर्म्स में है, पीपीएफ के फॉर्म में है, पीएफ के फॉर्म में है। तो जो भी पैसा पब्लिक का है जो सरकार के पास जाता है, वो क्या कह रहे हैं? पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अदर देन दोज विच आर फॉर क्रेडिट टू द कंसोलिडेट फंड। तो वो सारा का सारा पैसा जब गवर्नमेंट की डिमांड होगी, जब गवर्नमेंट की नहीं, जब पब्लिक की डिमांड होगी, जब सही समय आएगा, जो जनता का पैसा है, जब उसका उचित समय आएगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा। जैसे आपने पीपीएफ करा लिया, तो पीपीएफ का आप समय है कि 15 साल में वो टूट सकता है, या और
क्योंकि सरकार समय समय पर पॉलिसीज में आप देख रहे हैं बदलाव कर रही है। पीपीएफ पहले क्या था कि 15 साल में टूटता था, अब कह दिया उन्होंने कि इतने साल पहले टूट जाएगा, फिर उसमें कंडीशन लगा दी, फिर उसमें उन्होंने कह दिया कि आप लोन भी ले सकते हैं, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया उसका 60% लोन ले पाएंगे और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो उतना लगेगा जितना हम आपको पीपीएफ में दे रहे हैं, उससे 1% अधिक लगेगा। तो सरकार समय समय पर पॉलिसीज में या नीतियों में बदलाव करती रहती है, तो इस बात को भी आपको समझना होगा। ये बात क्लियर हो गई माय डियर। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। देखिए इस पॉइंट को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, दीज आर द टोटली हाइलाइट्स ऑफ द या की पॉइंट ऑफ द बजट। जो इस बार का बजट आया है ये उसके की पॉइंट्स हैं, मतलब 2020-21 का जो बजट है ये उसका, 21-22 का जो बजट है ये उसका की पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं। ठीक है, की पॉइंट्स या की फीचर्स हैं। तो इनको जानने से पहले आप सभी को कुछ फॉर्मूले भी जानने हैं। कुछ क्या फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। जैसे आप सभी के एग्जाम में एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है जल्दी से बताइए। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो राजस्व घाटा है, जो राजस्व घाटा है वो क्या है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। जो हमारा हम रेवेन्यू पर खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम के। बात क्लियर हो गई। मतलब एक्सपेंडिचर मेरा ज्यादा है रेवेन्यू का और रेवेन्यू से मुझे जो इनकम है, जो आय है वो कम है। इसे क्या लिखोगे आप, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। बोलो भाई, ये बात क्लियर। एक फॉर्मूला क्लियर हुआ, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऐसे कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू डेफिसिट, ऑप्शन दे देगा। क्या कहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू डेफिसिट। उसमें ऑप्शन होंगे 4, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। अब हम बात करेंगे आपसे बजटरी डेफिसिट की। किसकी बात करने वाले हैं, बजटरी डेफिसिट की। बजटरी डेफिसिट में क्या होता है ये आपको देखना होगा और जानना होगा। बजटरी डेफिसिट, देखिए बजटरी डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो हिस्सा है बजटरी डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम पर डिपेंड है। किस पर है, टोटल माइनस, तो आप क्या लिखेंगे, बजटरी डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। टीई का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, टीआई का मतलब क्या है, टोटल इनकम। ये एक बजटरी डेफिसिट या बजटीय घाटा बराबर, बजटीय घाटा बराबर क्या होगा, कुल व्यय माइनस कुल आय। क्या होगा, बजटीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कहते हैं, वो क्या कहते हैं और क्या समझते हैं उसे भी जानने का प्रयास कर लीजिए कि ये दोनों के दोनों जो कह सकते हो आप क्या फॉर्मूले हैं, ये एग्जाम में अक्सर रहे हैं। क्या है, अक्सर रहे। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे और अब हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ की फीचर्स को। किसको जानने का प्रयास करेंगे, कुछ की फीचर्स को। की फीचर कौन से हैं, ये की फीचर है हमारे बजट 2021-22 के, जो कि आप सभी के एग्जाम में आएंगे। पहला की फीचर है कि डीजल के ऊपर इस बार एग्रीकल्चर 4 रुपए का एग्रीकल्चर सेस लगाया जाएगा। किसके ऊपर, बोलिए, डीजल के ऊपर। अब सेस क्या है, जब आप कभी भी आपने अगर कभी
ऑनलाइन बिल जमा किए हो अपने पोस्टपेड फोन्स के, तो उसमें देखिए डिफरेंट टाइप के सेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? डिफरेंट टाइप के सेस लगे होते हैं, या आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के टैक्सेस इंपोज होते हैं। तो जो सेस लग रहा है वो किस पर लग रहा है? डीजल पे लग रहा है, या डीजल में ₹4 कृषि उपकर लगाया जाएगा। बात आती है पेट्रोल पर सेस कितना लगेगा? पेट्रोल पर सेस कितना लगेगा? पेट्रोल पर लगेगा 2.5 रुपीज, मतलब ₹2.5 का सेस लगेगा। अब सेस है क्या? मैंने आपको बोला सेस एक टैक्स है जो कि इट इज यूजुअली नोन एज टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। सेस इज जनरली लेफ्ट क्या? फॉर प्रमोटिंग सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑफन चार्जेस सेस फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर। सरकार जो सेस लगाती है वो सिर्फ इसलिए लगाती है फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सेस लगाती है गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई उद्देश्य या गवर्नमेंट का कोई उसमें कोई आप कह सकते हो कोई और दूसरा मोटो नहीं होता। सेस है क्या? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेस, उसे हम सेस कहते हैं। ये सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर बेहतर बनाए, हम क्या बेहतर बनाए? एग्रीकल्चर बेहतर बनाए, हेल्थ की जो चीजें हैं उन्हें बेहतर बनाए, एजुकेशन की जो चीजें हैं उन्हें बेहतर बनाए। बोलिए, आपकी जो हाईवेज हैं उन्हें बेहतर बनाए, बोलो यस और नो, या नेशनल हाईवेज है उन्हें बेहतर बनाए। तो डिफरेंट थिंग्स के डेवलपमेंट के लिए, या मैं कह दूं पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाए। तो दीज आर द थिंग्स जहां पर गवर्नमेंट इन सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सेस इंपोज करती है। क्या इंपोज करती है माय डियर? सेस इंपोज करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला पॉइंट क्या बन रहा है। आप सभी को बड़ा जान की खुशी होगी, हालांकि अभी हम लोग जो बजट इस बार का है उसे बहुत एलोब्रेशन में पढ़ेंगे, पर ये कुछ की फीचर्स जान लेते हैं। जो बीमा कंपनीज हैं, अभी तक क्या था कि बीमा के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में, हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहां पे जो एफडीआई अलाउड थी वो ओनली 49% थी, जिसे बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 49 से उठा करके 74% कर दिया है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, सरकार ने कहा है कि हम एलआईसी के आईपीओ, मतलब एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या आप ऑफर की जगह शब्द यूज कर सकते हैं ऑफरिंग। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए ये पब्लिक ऑफर ये है क्या, सिंपल सी बात ध्यान रखिए, जब भी कोई कंपनी शेयर बाजार में पहली बार आती है तो वो अनलिस्टेड होती है। व्हेन द अनलिस्टेड कंपनी इशू हिज फ्रेश सिक्योरिटी इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। इसी को कहते हैं, कुल मिला के देसी भाषा में शेयर है, बस ये शेयर के फॉर्म में मिलेगा नहीं, पहले आपको इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन होगा। अभी सिर्फ ये जान लेते हैं मोटे मोटे की फीचर्स क्या हैं। 2021 में मानव मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा। भैया मानव मिशन नहीं है, ये मानव रहित मिशन है, मतलब इसमें मानव नहीं जाएगा। ये दिसंबर 2021 में जाना है, दिसंबर 2021 में रशा से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगली बात अभी मैं बता दूं आप सभी को, जो आप सभी के एग्जाम में आने लायक है। कोविड के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है बजट में। 35,000 करोड़ रुपीज एलोकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ ओनली वैक्सीनेशन, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने दिए हैं। अगर कोई बैंक डूबेगा तो उसके लिए देखिए, अगर कोई बैंक या बैंक डूबा तो खाता धारकों को मिलेंगे 5 लाख। अब आपके मन में तो लड्डू फूटने लगेगा कि मेरे तो 500 जमा थे, मुझे 5 लाख मिलेंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में यहां पर एक सब्सिडी है, या सब्सिडरी बोलिए, सब्सिडरी कौन सी है? दैट इज DICGC। कौन सी है? DICGC।
सीजीसी, इसे कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या है? इसका काम है इंश्योरेंस करना। ये इसके अमाउंट पहले क्या था? इसका अमाउंट जो 5 लाख हुआ है, ये पहले 1 लाख रुपए था मात्र, तो इसको सरकार ने बढ़ा करके 5 लाख किया है। ठीक है, तो ये 5 लाख नहीं मिलेगा, सबको 5 लाख नहीं मिलेगा। अब जिसके 1 करोड़ जमा है उसको भी 5 ही लाख मिलेगा, और जिसके 10 लाख जमा है उसको भी 5 लाख मिलेगा। नहीं, इट विल बी डिसाइडेड बाय द DICGC। इट इज बेसिकली इट इज अ सब्सिडरी ऑफ RBI। ये RBI की सब्सिडरी है। कौन है ये? RBI की सब्सिडरी। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1978 में अंडर द DICGC एक्ट 1978 के बिहाफ पर। 75 इयर्स के ऊपर के जो भी लोग होंगे उन लोगों का ITR फाइल करना जरूरी नहीं होगा, या वो ITR फाइल नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। बात क्लियर है?